नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। साथियों, यह जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने कुल 12 प्रैक्टिस सेट को करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जितने भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कराए जाएंगे वे सभी पॉलिटी के प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है। तो साथियों, जो आपातकाल का उपबंध है ये संविधान के किस भाग में इसका वर्णन मिलता है। तो भाग 18 जरूर याद रखिएगा। आपातकाल भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए कि भाग 15 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 15, तो इसमें क्या है साथियों, तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में वर्णन मिलता है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। वही भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। और 17 में साथियों राजभाषा है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 17 में राजभाषा है और इस प्रश्न में जो पूछा गया है आपातकाल, तो इसका उपबंध है भाग 18 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साथियों, पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। तो ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध, इन तीनों के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है। ये किस संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है, तो आपको यही बताना है। तो 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था साथियों। इसी में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा भारत या फिर उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट है, 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात के घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वे थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे साथियों, फखरुद्दीन अली अहमद थे जब 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये जो आपातकाल है बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के घोषित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। तो 30 दिन के अंदर। कितने समय में साथियों, 30 दिन के अंदर यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है और दोनों सदनों के द्वारा 30 दिन यानी कि 1 महीने के भीतर अनुमोदित नहीं किया जाता है तो स्वतः निरस्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें साथियों बताना है इसमें से सही कथन कौन सा है। तो जो सही है वो है दूसरा कथन, यानी राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो कथन है वही सही कथन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है। चलिए देखते हैं। पहला है, आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीति से पालन करे। पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यह भी सही है। तीसरा है, संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। यह भी सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया, उपर्युक्त तीनों कथन, यानी ऑप्शन नंबर सी। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है। तो 6 माह तक। कितने समय तक साथियों, जब संसद द्वारा एक बार आपात की उद्घोषणा यानी अनुमोदित हो गई, पास हो गई, तो 6 महीने तक लागू रहती है। और आगे 6 महीने करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया भी जा सकता है जैसी आवश्यकता हो। कितने कितने समय तक, 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
आगे की राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 356 आप सभी जानते होंगे। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और ये एक प्रकार का आपात ही है, लेकिन इसे संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 358 में भी इसका प्रावधान है और 359 में भी, यानी ए और बी दोनों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उससे संबंधित दो कथन दिया गया है। चलिए देखते हैं सही कथन कौन सा है। पहला है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएगी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, ये गलत है। सही है हमारा पहला कथन, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए केवल एक। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू किया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष, कितने समय तक साथियों? अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। आप सभी जानते होंगे कि अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार लागू नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो वो है तारकुंडे समिति, ऑप्शन नंबर सी। तारकुंडे समिति जो है इसका संबंध चुनाव सुधार से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? तो ये किसके द्वारा अनुशंसा की गई, किस समिति के द्वारा साथियों? तो वेंकट चिलैया समिति, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे है कि पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बलवंत राय मेहता, किसकी अध्यक्षता में? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया और इसी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? तो साथियों 24 अप्रैल 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। आगे है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है यानी कि इसमें से हमें गलत कथन की पहचान करना है? तो पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन को है, ये हमारा कथन सही नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। आगे है, यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित जो नई नगर पालिका है वो कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? तो साथियों वो शेष अवधि तक, जितनी समय बचा रहेगा, जो शेष समय रहेगा उतने समय तक वो कार्य करेगी। नेक्स्ट है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33%। कितने प्रतिशत? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% जो पद है वो आरक्षित यानी रिजर्व होने चाहिए। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।